हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा कि रेडिएशन हैजार्ड क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होती है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि जिस रेडिएशन का हम डायग्नोस्टिक में यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सरे करने में यूज़ कर रहे हैं, सीटी में यूज़ कर रहे हैं, वो रेडिएशन हमारे लिए कितनी हार्मफुल है। ठीक है, अगर रेडिएशन का यूज है तो उसके क्या है, नुकसान भी है। तो वही सब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेडिएशन हैजार्ड होता क्या है ना। हैजार्ड क्या होता है? ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स जो रेडिएशन की अत्यधिक मात्रा यानी कि ओवरडोज से एक्सपोज होने पर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स पर प्रकट होने लगते हैं, यानी दिखाई देने लगते हैं, वो रेडिएशन हैजार्ड कहलाते हैं। रेडिएशन हैजार्ड किसे कहते हैं हम? कि ऐसे हार्मफुल इफेक्ट, जो भी ऐसे मतलब हार्मफुल इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव, जो कि किससे हमको जब रेडिएशन लगती है तो हमारे बॉडी पर क्या होते हैं, बॉडी पर जैसे स्किन पे, बॉडी में कोई भी पार्ट हो सकता है, स्किन हो सकता है, पर प्रकट होने लगते हैं यानी कि दिखाई देने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएशन हैजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएशन हैजार्ड। आगे क्या कह रहा है? आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि क्या क्या आयोनाइजिंग रेडिएशन, नुकसान सिर्फ किससे होगा हमें? सिर्फ जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उससे हमें, वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरेज, गामा रेज, बीटा और अल्फा पार्टिकल्स क्या करती है? लिविंग टिश्यूज से रिएक्ट करके, जो भी हमारी बॉडी में टिश्यूज है, बॉडी में कैसे टिश्यूज है? लिविंग टिश्यूज है, तो उनसे क्या करती है, जब क्या करती है आयोनाइजिंग रेडिएशन रिएक्ट करती है तो क्या होता है? बायोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। कैसे चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं? बायोलॉजिकल चेंजेस। हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के हैजार्ड हैं हमारे, क्या क्या चेंजेस होते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी आप एक्सरे कराने गए हैं या हॉस्पिटल में आपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट देखा है, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे सिंबल्स देखने को मिलते हैं। ये पहला क्या है? एक ऐसे मतलब येलो ब्लैक कलर का होता है, ये मैं यहाँ पे कलर नहीं फिल कर पा रही हूँ। येलो ब्लैक कलर का फैन टाइप का बना हुआ होता है, और क्या लिखा हुआ होता है? कॉशन या फिर डेंजर। और है क्या ये? किसका सिंबल है? रेडिएशन का। किसका सिंबल है? रेडिएशन का। कि मतलब आपको यहाँ पर कम से कम जाना होता है वहां। अगर आपको ये नॉलेज में है कि अगर किसी का भी एक्सरे हो रहा हो, आप अगर किसी के साथ गए और किसी का एक्सरे हो रहा हो, तो आपको उस रूम में कभी भी खड़े नहीं रहना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए। वहां आपको ये सब चीजें कोई बता देता है, कोई नहीं बता देता है, तो ये खुद की नॉलेज में होना चाहिए कि हमें वहां पर खड़ा नहीं रहना है। अगर हम वहां खड़े रहेंगे तो हमको रेडिएशन लगेगी, जिससे क्या होगा? हमको नुकसान होगा। और दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती है उनको बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है प्रेग्नेंट वुमेन का, वहाँ पे ऐसा सिंबल लगा होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है? कि प्रेग्नेंट वुमेन रेडिएशन एरिया में अलाउ नहीं होती है। क्यों अलाउ नहीं होती है? कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, जिनके फीटस में बेबी होता है, तो अगर उसको रेडिएशन लगेगी तो क्या होगा? बहुत सारे नुकसान होंगे। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और भी कई सारी चीजें हैं, तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन अलाउ नहीं होती है। और एक ही हमारे रेडिएशन का एक ऐसा सिंबल भी वहां पे लगा हुआ होता है। ठीक है, अब क्या बोला है आगे कि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो रेडिएशन क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम रेडिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? रेडिएशन क्या है? एक डबल एज स्वॉर्ड है। क्या है? डबल एज स्वॉर्ड, मतलब कि जिसके ह्यूमन लाइफ में कई बेनिफिट्स हैं। क्या कह रहा है ये? कि सिंपल लैंग्वेज में हम इसे क्या कह रहे हैं? डबल एज सॉर्ड कह रहे हैं, जिसके क्या है? ह्यूमन लाइफ में तो बेनिफिट्स है। क्या क्या बेनिफिट्स है? जैसे डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में यानी कि मेडिकल फील्ड में हम डायग्नोस्टिक के लिए, थेरेप्यूटिक के लिए किसका यूज कर रहे हैं? रेडिएशन का यूज कर रहे हैं ना। एक्सरेज में कर रहे हैं, सीटी स्कैन में कर रहे हैं, तो इन सब में हम किसका यूज करते हैं? रेडिएशन का यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? एक बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन इससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स को भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही साथ इसके नुकसान भी है। क्या नुकसान है? रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर, इससे हमें क्या होता है? कैंसर होता है भाई। क्या होता है? कैंसर। ठीक है, अतः रेडिएशन सोर्स से अधिकतम दूरी बनाकर रेडिएशन एरिया में कम से कम समय व्यतीत करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या कहा गया है? कि आपको रेडिएशन एरिया से दूरी बनाकर काम करना चाहिए, जितना दूर हो सके उतना दूर रहकर काम करना चाहिए, और कम से कम समय व्यतीत करना चाहिए, कि यानी कि वहां पर रेडिएशन एरिया में कम से कम समय आपको बिताना चाहिए। तो यही सारा इसका मतलब है। अब पढ़ते हैं कि रेडिएशन हैजार्ड क्लासिफिकेशन, किसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो 3 टाइप है जनरली। पहला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट,
इफेक्ट, दूसरा है सोमेटिक एंड जेनेटिक इफेक्ट। सोमेटिक में हम दो पढ़ेंगे, एक्यूट एंड क्रॉनिक इफेक्ट, और तीसरा है स्टोकास्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। तो चलो आओ एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। जनरल केमिस्ट्री है जो आप सबने पढ़ी है वही वाला इसमें बताया गया है। पहले क्या बोल रहा है ये डायरेक्ट इफेक्ट में कि रेडिएशन जब टिश्यूज से इंटरेक्ट करती है, जो हमारी रेडिएशन है जो एक्सरे मशीन से निकलेगी, जब वो हमारे किन से टिश्यूज से इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है, सबसे पहले मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होगा, जैसे ही रेडिएशन टिश्यू से इंटरेक्ट करेगी तो क्या होंगे हमारे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या चीज, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, मूविंग इलेक्ट्रॉन। फिर ये मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एक तरफ होगा आयनाइजेशन और एक्साइटेशन का जो प्रोसेस है उससे ये लोग क्या करेंगे, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उससे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे दो चीज होगी, इसमें दो चीज याद रखनी है। जिससे क्या होएगा, जिससे टिश्यूज में मॉलिक्यूलर और केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। जिससे क्या होंगे, दो चीजें याद रखनी है, मॉलिक्यूलर और केमिकल। क्या क्या याद रखोगे, एम से मॉलिक्यूलर, सी से केमिकल। इसमें मॉलिक्यूलर चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, इसे ही हमने क्या कहा है, डायरेक्ट इफेक्ट का है। क्या इफेक्ट का है, डायरेक्ट। सिंपल सी आपको एक तरह से स्टोरी की तरह याद कर लो। क्या बोल रहा है, जब भी रेडिएशन टिश्यू से इंटरेक्ट करेगी तो क्या होंगे, सबसे पहले तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। फिर क्या होगा, ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है दूसरी चीज किस प्रोसेस में जाएंगे, ये आयनाइजेशन और एक्साइटेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, ये एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। और जब एनर्जी ट्रांसफर होगा तो जिससे क्या होगा, टिश्यूज में दो तरह के चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। पहला मॉलिक्यूलर चेंज, दूसरा केमिकल चेंज, ठीक है। तो इसे ही हमने क्या बोला है, डायरेक्ट इफेक्ट बोला है। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या बोला है, इस क्रिया के अलावा, यानी कि इस पूरी प्रोसेस के अलावा जो रेडिएशन होती है वो क्या करती है, फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, फ्री रेडिकल्स। जिससे क्या होते हैं, इसमें भी दो चेंज होंगे, इधर मॉलिक्यूलर और केमिकल हो रहे थे, इधर केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। कैसे चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। इसे ही इनडायरेक्ट इफेक्ट का है। और जो हम है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें जनरली कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। रीजन आप खुद सोच सकते हो, रीजन क्या है। रीजन, ह्यूमन बॉडी में कितना अप्रोक्स मान लेते हैं 80% वाटर होता है, तो जिसके कारण इनडायरेक्ट इफेक्ट ज्यादा होता है। H2O इसको हम देखेंगे तो H प्लस OH फ्री रेडिकल्स हैं, तो इसलिए हमको क्या देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडीज में, इनडायरेक्ट इफेक्ट। जिससे हमारी बॉडीज में कौन से दो चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस। नोट लगा के देख लेते हैं, नोट में क्या लिखा है। इन दोनों इफेक्ट से ही, अगर ये दोनों इफेक्ट हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कुछ भी हो, उससे क्या होगा, जो हमारी सेल्स है, जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल्स है, उनका जनरल फंक्शंस जो होएगा वो क्या होएगा, अफेक्ट हो जाएगा। जिससे क्या होंगे, जो क्लिनिकल सिम्टम्स है, जैसे रेडनेस हो गया, इचिंग हो गया, फीवर, कैंसर, वॉटएवर, ठीक है, वो सारे क्लिनिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, किनसे, चाहे कोई सा भी इफेक्ट हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। नेक्स्ट चलते पढ़ेंगे सोमेटिक और जेनेटिक। ये कौन से नंबर का है, सेकंड नंबर का है हमारा। सोमेटिक में क्या होएगा, सोमेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि रेडिएशन के थ्रू सोमेटिक सेल्स के डीएनए में चेंज होना। किसके डीएनए में चेंज होना, सोमेटिक सेल्स के डीएनए में चेंज होना। क्या, कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, सोमेटिक इफेक्ट कहलाएगा। वापस से याद कर लेते हैं, सोमेटिक इफेक्ट क्या होगा, रेडिएशन के थ्रू सोमेटिक सेल्स के डीएनए में चेंज होना क्या कहलाएगा, हमारा सोमेटिक इफेक्ट कहलाएगा। कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, सोमेटिक इफेक्ट कहलाएगा। वहीं अगर साथ के साथ उसका पढ़ें तो रेडिएशन के थ्रू रिप्रोडक्टिव सेल्स के डीएनए में चेंज होना क्या कहलाएगा, जेनेटिक इफेक्ट कहलाएगा। जेनेटिक यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, सुना ही होगा आपने जेनेटिक नाम। तो किसमें, रिप्रोडक्टिव सेल्स को अगर के डीएनए में अगर चेंज होगा, किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। अगर रेडिएशन रिप्रोडक्टिव सेल्स के डीएनए को चेंज कर देगी तो उससे हमको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, जेनेटिक इफेक्ट। अगला पढ़ते हैं, यह इफेक्ट सिर्फ डायरेक्ट एक्सपोज व्यक्तियों में ही देखने को मिलता है, उनकी फर्दर जनरेशंस में नहीं। सोमेटिक इफेक्ट इसको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं रेडिएशन में खड़ी हूँ, मजे से खड़ी हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है और मुझे रेडिएशन लगती जा रही है, मेरी सोमेटिक सेल्स का डीएनए डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, तो इफेक्ट किसको देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी फर्दर जनरेशंस में भी वो इफेक्ट आएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि यह इफेक्ट सिर्फ डायरेक्ट एक्सपोज, जैसे मैं डायरेक्ट एक्सपोज हो रही हूँ रेडिएशन से, तो ये इफेक्ट किसमें देखने को मिलेगा, सिर्फ मेरे में देखने को मिलेगा, फर्दर जनरेशंस में वो इफेक्ट नहीं आएगा। और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि ये इफेक्ट फर्दर जनरेशंस में भी देखने को मिल सकता है। जैसे
क्या क्या है एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे जो सोमेटिक इफेक्ट है उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जीआईटी, म्यूकोसा, मैलिग्नेंसी, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या हो जाती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है। एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, जैसे कि एक्यूट मतलब कुछ समय के लिए आपको रेडिएशन के कुछ भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। रेडिएशन बर्न हो सकता है आपको। रेडिएशन इंड्यूस हार्ट डिजीज, रेडिएशन लगने से कोई भी आपको हार्ट की डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, हमारे सोमेटिक इफेक्ट के। जेनेटिक इफेक्ट के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, स्पर्मेटोसाइट हो सकता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे तो है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा तो क्या होएगा, आपके जो उनके जो बेबीज होंगे उनमें क्या होएगा, वो सही मतलब एकदम प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऐसे रह जाएगा, कोई गूंगा बहरा डीफ एंड डम बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। कोई भी कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटी यानी कि संतानों में विकृति कुछ भी हो सकती है, गूंगे बहरे बच्चे का होना, ऐसा कुछ किसी का हाथ ना बन पाना, पैर ना बन पाना, ऐसी चीज भी हो सकती है। विकलांगता जिसे हम कहते हैं जनरली। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या हो गए, सोमेटिक और जेनेटिक। हमने पढ़ा था सोमेटिक में, अब हम दो पढ़ेंगे इसको, इसके बाद पढ़ते हैं हम सोमेटिक में दो कौन से पढ़ेंगे, एक्यूट और क्रोनिक। क्या क्या होता है, एक्यूट क्या होता है और क्रोनिक क्या होता है। सोमेटिक के कौन से हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट क्या होएगा, वो इफेक्ट जो, कौन से इफेक्ट जो हाई डोज रेडिएशन के कांटेक्ट में आने पर इमीडिएटली दिखाई देने लगते हैं, उन्हें एक्यूट इफेक्ट कहते हैं। एक्यूट इफेक्ट क्या होंगे, दो तरह की रेडिएशन होती है। कितनी तरह की, दो तरह की। एक होती है हाई डोज, एक होती है लो डोज। कितनी कैसी होती है, हाई और लो। तो जो हाई डोज रेडिएशन के कांटेक्ट में आने पर, जब जो व्यक्ति, जैसे कि मैं हूँ और मैं हाई डोज रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रही हूँ, तो मुझ में कैसे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, एक्यूट इफेक्ट। और कैसे, कितना जल्दी, इमीडिएटली, हाथों हाथ, कुछ देर में, या तो कुछ देर में हो सकता है या कुछ दिन में हो सकता है, हफ्ता, एक हफ्ता, इतने 2 हफ्ते में देखने को मिलेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्यूट इफेक्ट कहेंगे। कौन से इफेक्ट कहेंगे, एक्यूट इफेक्ट। जैसे कि जीआईटी सिंड्रोम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कोई भी सिंड्रोम हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है वगैरह कुछ भी। एरिथमा यानी कि त्वचा का लाल होना, जैसे मेरे रेड रेड स्पॉट्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, स्किन रेड हो रही है, ठीक है। एपिलेशन, बालों का झड़ना, ठीक है। हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग मैंने ऊपर बता ही दिया। तो ये सारे क्या होंगे आपके एक्यूट इफेक्ट। सेम वही क्रोनिक पढ़ेंगे। और क्रोनिक क्या होते हैं, वे इफेक्ट जो लो डोज रेडिएशन, जैसे कि लो डोज लग रही है, इतनी ज्यादा हाई नहीं लग रही है, लेकिन इफेक्ट तो होएगा ही ना, कि कांटेक्ट में आने पर एक सर्टेन टाइम के बाद दिखाई देते हैं। सर्टेन टाइम कुछ भी हो सकता है, साल भर, 2 साल, ठीक है, कितना भी लेट हो सकता है, उसके बाद दिखाई देने लगते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, क्रोनिक इफेक्ट कहेंगे। इसमें भी हेयर फॉल हो सकता है, आपको एनीमिया देखने को मिल सकता है, यानी कि खून की कमी। कैटरेक्ट में बता ही चुकी हूँ, मोतियाबिंद होता है, कैंसर हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, ये एक्यूट के थे, ये क्रोनिक के हैं। लास्ट पढ़ते हैं स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। अब हम कौन से इफेक्ट पढ़ेंगे, लास्ट है ये स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। वैसे ही आपके फर्स्ट ईयर में इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर फिर भी एग्जाम में अलग से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में कि क्या है, क्या चीजें हैं। बाकी सेकेंड ईयर में मेजरली पूछा जाएगा। रेडिएशन डोज को बढ़ाने पर डिजीज के बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। क्या कह रहा है स्टोकास्टिक में, जैसे जैसे हम अगर रेडिएशन डोज बढ़ाएंगे, तो डिजीज जो है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो भी डिजीज है, उसके बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जितनी ज्यादा रेडिएशन डोज हमको लग रही है, तो डिजीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, डिजीज बढ़ रही है। अगर हमें पता नहीं चल रहा है, डिजीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उस इफेक्ट को हमने क्या बोला है, स्टोकास्टिक इफेक्ट बोला है। डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन डिजीज। कौन सी डोज, हाई रेडिएशन डोज, ठीक है। फिर क्या है, ये रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, इसमें हमको लीनियर रिस्पॉन्स मिलेगा। इसमें कोई भी थ्रेशोल्ड कर्व नहीं है, नॉन थ्रेशोल्ड ये होता है, लीनियर जा रहा है। कर्व कैसा बनाएंगे, इसका लीनियर बनाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे हमारे, कैंसर और जेनेटिक इफेक्ट। स्टोकास्टिक के 2 एग्जांपल याद कर लेना, कैंसर और जेनेटिक इफेक्ट। अब देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। रेडिएशन डोज के बढ़ाने पर डिजीज की सिवियरिटी बढ़ेगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो डिजीज की पॉसिबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन इसमें डिटर्मिनिस्टिक में क्या हो रहा है, डिजीज की सिवियरिटी बढ़ेगी। मतलब डिजीज जो भी है, हमारी डिजीज है, वो कितनी सीवियर है, मतलब कितनी ज्यादा गहरी है, उसका हमें वो बढ़ेगी, उसका पता चलेगा। तो वही इंक्रीज डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीवियरिटी। कैसी सीवियरिटी, बहुत ज्यादा वाली, ठीक है।
अब इसमें क्या हो रहा है कि ये इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, यह एक निश्चित थ्रेशोल्ड डोज कितनी बोलिए, ग्रेटर देन 0.5 ग्रे के बाद ही प्रोड्यूस होंगे। ये इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, जब जो इंसान है, जो हम हैं, उसको अगर कितनी रेडिएशन लगेगी 0.5 ग्रे से ज्यादा, तो ही ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें ग्राफ कैसा बनाएंगे हम, अगर इतनी लग रही है 0.5 ग्रे से लग रही है तो ग्राफ कैसा हो गया, कर्व हो गया, और थ्रेशोल्ड, इसमें थ्रेशोल्ड होएगा, इसमें नॉन थ्रेशोल्ड होएगा, इसमें लीनियर था, इसमें नॉन लीनियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम क्या पढ़ेंगे, स्किन एरिथेमा और रिडक्शन इन स्पर्म काउंट। और कैसा हो जाएगा, स्पर्म काउंट रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन होने लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। हम इसके बाद हमारे रहते हैं प्रोटेक्शन, रेडिएशन प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, रेडिएशन से हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे खुद को, उसके भी 3 रूल्स है TDS, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।